आज पॉडकास्ट में आप प्रेजेंस है, इसके लिए मैं आपको थैंक्स करता हूँ। Thank you, वेलकम sir. टू शो। थैंक यू। सौरभ जी, एज बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं फिनेंशियल प्रूडेंस के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सर, व्हाट इज़ फिनेंशियल प्रूडेंस? देखिए, फाइनेंशियल प्रूडेंस एक कॉमन मैन की लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो ये है कि हम जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं या जो भी हम कमा रहे हैं, हम उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं और कैसे उसको हमको यूज़ करना है और कैसे उसकी वैल्यू क्रिएट करनी है और उसके अंदर हमको क्या हम उसमें प्रॉपर माइंड यूज़ करके खर्च कर रहे हैं, वही फाइनेंशियल प्रूडेंस है। तो फाइनेंशियल प्रूडेंस मतलब हमारे पैसे का सदुपयोग हम कैसे कर सकते हैं, उसको हम फाइनेंशियल प्रूडेंस बोल सकते हैं। ओके, तो मेरा एक एडिशनल क्वेश्चन आपके साथ है कि ये फिनेंशियल हैबिट क्या होती है एग्जैक्टली? देखिए, फाइनेंशियल हैबिट अगर हम कैटेगराइज करें तो हम हैबिट क्या हुई कि हम जो पैसा आ रहा है हम उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो अब हैबिट में आप दो तरीके की हैबिट हो सकते हैं कि पहली हैबिट है कि आप पहले खर्च कर रहे हैं और फिर बचा तो बचाया रिमेनिंग मनी को इन्वेस्टमेंट करना, और एक हुआ कि पहले हमने इन्वेस्टमेंट प्लान किया और बाकी को हम खर्च कर रहे हैं। तो ये एक दो ब्रांचेज ऑफ फाइनेंशियल हैबिट है कि आप पहले आपका टारगेट स्पेंडिंग करना है या पहले आपका टारगेट सेविंग करना है। तो सेविंग अगर आप करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी हैबिट इज़ अ गुड हैबिट, वी कैन कॉल इट। एंड इफ यू आर स्पेंडिंग फर्स्ट देन इट्स अ बैड हैबिट, लाइक अ हेल्थ हैबिट। मतलब ये कहना चाहते हैं कि भाई इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग नहीं होना चाहिए, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होना चाहिए। बहुत सही है सर। एक और क्वेश्चन है कि फिनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या होता है एग्जैक्ट? ये वर्डिंग बहुत बार सुनने में आता है। बिल्कुल, आज के टाइम पे अगर हम देखें तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्योंकि अगर आज हम अगर आप सोचें कि हम क्या ज़िंदगी भर पैसे के लिए काम करते रहेंगे या हमको एक पॉइंट पे आकर के ऐसी इंडिपेंडेंस हो जाए कि हमारे को ज़रूरत ही नहीं पड़े काम करने की और हमारे पास हमारे खर्चे और हमारे एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली निकल सकें। तो आज ये बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत इंटेलिजेंटली लोगों को अपने पैसे को यूज़ करना चाहिए कि एक पॉइंट पे आकर के 30 साल 35 साल 42 साल 40 साल में वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। वो कैसे होगा, उसको करने के लिए आपको असेट्स बिल्ड करने पड़ेंगे। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होने से आदमी की लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व पहले दिन से हो जाती है। उसको हमेशा ज़िंदगी में स्ट्रेस या डिप्रेशन में नहीं आना पड़ेगा उसके। बहुत सही बात है, क्योंकि पहले क्या था कि रिटायरमेंट एज था वो 60 था, अब रिटायरमेंट एज बदल रहा है टेक्नोलॉजी एज के कारण। अब 45 के आसपास आपको ऑर्गेनाइजेशन आउट करना शुरू कर देता है। तो और दूसरा, गवर्नमेंट्स के जो रिटायरमेंट्स के सेटअप थे वो अब पूरे क्लोज हो गए, तो सबको अपना रिटायरमेंट प्लानिंग अपने आप ही करना पड़ेगा। तो वहाँ पे शायद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट वाला वर्ड्स जो है दैट हेल्प लॉट टू द स्टूडेंट्स। और आज की डेट के अंदर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में देयर इज अ सेइंग कि आपके 2 बच्चे हैं तो एक तीसरा बच्चे को समझो, अपने इन्वेस्टमेंट को अपना तीसरा बच्चा समझो। 2 बच्चे आपको काम करेंगे या नहीं करेंगे पता नहीं, बट आपका इन्वेस्टमेंट जरूर आपको काम करेगा। तो दिस इज़ वेयर अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो आपकी इज्जत भी रहेगी, अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो तो आपकी इज्जत भी कहीं ना कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ होगी। हमारा जब हैबिट पे बात हुआ सौरभ भाई, तो मुझे जरा ऑनलाइन गैम्बलिंग पे भी क्वेश्चन है कि क्या बच्चों में अभी आज ट्रेंड चल रहा है? एक बहुत ही डेंजरस और एक ऐसी बीमारी है जो हमारे समाज में फैल गई है। आई हैव सीन पीपल विथ स्मॉल इनकम्स और स्मॉल कमिंग फ्रॉम द स्मॉल फैमिलीज, दे आर गेटिंग इनटू अ ट्रैप कि किसी ने बोला कि मैंने इस ऑनलाइन गेमिंग से इतना कमा लिया, और उसके बाद वो उस ट्रैप में फंस जाते हैं और वो पहला पैसा लगाते हैं और फिर वहाँ पे उनको लॉस होता है, फिर उसको निकालने के लिए और लगाते हैं। मैंने ऐसी कई फैमिलीज़ को देखा है जिनके घर गिरवी पड़ गए, उनको पता ही नहीं उनके माँ बाप को उनके बच्चे ने कितना कर्जा उठा लिया, और वो इस तरीके से करके ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में कि शॉर्ट टर्म मनी उनको कमाना है। ये जो शॉर्ट टर्म मनी है, ये शॉर्ट टर्म मनी इकोनॉमी में होता ही नहीं है। ये केवल एक ट्रैप होता है जिसके अंदर अगर आप फंसे, आज आप फंसे हो कल कोई और फंसेगा, और ऐसा है ही नहीं कि कोई इससे बच जाएगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों आप इसमें फंसने ही वाले हो। तो देयर इज़ नथिंग लाइक शॉर्ट टर्म गेन, देयर इज़ ऑलवेज, अगर आप मेहनत करोगे उसका जो पैसा मिलेगा वही आपकी रियल इनकम है, बाकी शॉर्ट टर्म गेन लाइफ में होता ही नहीं है। तो इसमें ऑनलाइन गेमिंग में बहुत सही है आपकी आपको बात। इसके साथ एक क्वेश्चन और जोड़ देते हैं सर, इन्वेस्टमेंट वर्सेस ट्रेडिंग जरा एक्सप्लेन कर दीजिए स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट इज लाइक व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इनटू समथिंग, यू आर बाइंग इनटू द पोटेंशियल और ग्रोथ ऑफ अ समथिंग इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग। मतलब क्या है कि आज बड़ा हमने बेच दिया, आज कम हुआ खरीद लिया, बट उसके लिए आपको बहुत बड़ी नॉलेज चाहिए, बिकॉज ये अल्टीमेटली स्पेक्यूलेशन का पार्ट हो जाता है, और स्पेक्यूलेशन इज़ नॉट गुड फॉर द पीपल विथ लो पॉकेट्स। स्पेक्यूलेशन आप करना चाहते हो तो किससे करो, प्रॉफिट से, बट नॉट विथ योर मूडी को तो सेफ रखो। तो देयर इज़ अ सेइंग कि आप इन्वेस्टमेंट करो तो वैल्यू समझ करके इन्वेस्टमेंट करो। व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इनटू समथिंग, यू इन्वेस्ट विद अ थॉट, नॉट कि लोग कह रहे हैं तो अपन ने भी चलो इन्वेस्टमेंट कर दिया, कुछ स्टडी नहीं करी और चढ़ गए, तो उसके अंदर फिर आपकी डेप्रिशिएट भी हो सकती है कैपिटल। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट इज़ अ सब्जेक्ट विच पीपल शुड चूज, एंड ट्रेडिंग शुड कम लेटर व्हेन यू हैव द
educate awareness, or when you're doing with the profits basically, so your capital is safe basically. यस यस, मतलब ये वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला पार्ट है कि जहाँ पर वैल्यू वर्सेस प्राइस को हम कंपेयर करके एक जजमेंट ले कि ये टाइम ऑफ बाइंग है कि टाइम ऑफ सेविंग Selling है। है। और जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म सोच के बात करें, जहाँ पे थोड़ा कंपाउंडिंग का भी नॉर्म्स है। इसको हम 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं कि कंपाउंडिंग के थ्रू आप अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। एक जो मिस है दैट इज एसेट्स एंड लायबिलिटी को क्लासिफाइड करने में लोग वहाँ पे गलती कर देते, तो एग्जैक्टली आप उसमें एक्सप्लेनेशन दीजिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है जो मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत लोग असेट्स और लायबिलिटीज़ को क्लासीफाई नहीं कर पाते। असेट वो चीज़ होती है जिसको आपको आगे जा कर के वो आपको इनकम जनरेट करे, और लायबिलिटी वो होती है जो आपकी कैपिटल या उसके अंदर कॉस्ट आपको बढ़ाए। जैसे फॉर एग्जांपल आईफोन लोगों को लगेगा असेट है, इज इट नॉट एन असेट, इट इज़ अ लायबिलिटी बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ डेप्रिशिएटिंग। कार आप खरीदते हो तो इज़ अ लायबिलिटी बिकॉज कार आप जितनी बड़ी खरीदोगे उसका मेंटेनेंस, उसका तेल प्लस उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होगी। विज़ा विज़ आप अगर लैंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो या करते हो, तो आपने 1 रुपया लगाया, वो बढ़ के बढ़ने ही वाला है, तो वो बढ़ेगा, आपको इनकम देता जाएगा। और इंस्टेड ऑफ दैट वी प्रेफर टू बाय द लायबिलिटीज़ जो हमारे को अल्टीमेटली EMIs या हमारे को उसके लोन बर्डन में ऐड करती रहती है। हम सोचते हैं गाड़ी हम खरीद रहे हैं, बट हम उसकी EMI पे करने के चक्कर में वी आर क्रिएटिंग अ लायबिलिटी ऑन आवर सेल्फ। सो वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन बाइंग असेट्स at least in start of our years, and with that income we have to buy the things which may be kind as a liability, but first we should build asset as a corpus for us. सौरभ भाई, आपकी बात बहुत सही है। आपने जो बात की वो बहुत पॉपुलर बुक्स है फिनेंशियल लिटरेसी के ऊपर, रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कावासाकी ने वो बुक्स लिखी हुई है, और ये बुक्स हर स्टूडेंट्स को पढ़नी चाहिए। 18 साल की एज पे ये बुक्स पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जो सारे प्रोफेशनल होते हैं ना, हमारी लाइफ में भी बहुत बार गलतियां हो जाती है एसेट्स एंड लायबिलिटी को सही ढंग में क्लासिफिकेशन करने में। एक और क्वेश्चन मेरे पास है सौरभ भाई आपके लिए। बहुत से बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर हमें डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में SIP करना चाहिए? देखिए, जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं सारे के सारे अपने फंड्स को देते हैं किसी प्रोफेशनल को हैंडल करने को, और दैट इज़ द राइट वे ऑफ डूइंग इट। हमारे पास वो एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो म्यूचुअल फंड्स इज़ द बेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट रादर देन डूइंग ऑफ योर ओन, क्योंकि आपको कभी नहीं पता होगा कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, कब उसको बेचना है, कब उसको खरीदना है, क्योंकि हर कंपनी इज़ सब्जेक्ट टू अ इकोनॉमिकल रिस्क, अ पॉलिटिकल रिस्क, अ सोशल रिस्क, जिसका हमको पता ही नहीं होता। तो हमको कभी भी इन्वेस्टमेंट करना है तो हमको, जैसे आज हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी हेल्थ के लिए, वैसे ही हमको अपनी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए we should give ourselves to the hands of the professionals, and nobody better than mutual funds to do that. तो mutual fund is the right way of doing it rather than doing of your own investments, because आपको कभी भी उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। आप जो भी करोगे वो अपने विम्स एंड फैंसीज से करोगे, तो फिर रिजल्ट भी विम्स एंड फैंसीज के ही आएंगे। हाँ, आपकी बात से मुझे एग्जाम्पल याद आ गया। जो अपने मोतीलाल ओसवाल के पार्टनर्स है, रामदेव अग्रवाल है, मारवाड़ी है और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। उनका 10,000 करोड़ का पोर्टफोलियो है, उसमें से 9,000 करोड़ उन्होंने म्यूचुअल फंड में डाल के रखा है। 1,000 करोड़ मतलब 10% ऑफ द टोटल नेटवर्थ वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में है। तो ये बताता है कि जो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट लोग खुद है वो भी म्यूचुअल फंड में अपना फंड्स डाल के बैठे, तो सबको यही चीज़ को पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। दूसरा एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में रहता है कि फिनेंशियल प्लानिंग एग्जैक्टली क्या होता है? हम फिनांस की बात कर रहे हैं तो आज सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर लेते हैं। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग गोल ओरिएंटेड होता है। आज आदमी प्लान करता है कि मैं आज इनकम स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को आने वाले 5 साल के बाद मेरे को कहाँ तक पहुँचना है, 10 साल के बाद कहाँ तक पहुँचना है, तो उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपने प्लानिंग नहीं करी और एकदम से खर्चा आएगा तो आप कैसे करोगे, तो उसके लिए फिर आप लोन्स लोगे, तो लोन्स इज़ अ नेगेटिव साइड, बैड हैबिट में आ गया। तो फाइनेंशियल प्लानिंग गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए। आप गोल के हिसाब से आप उसको सेव करो और उसको देखो वहाँ तक पहुँच सकता है। देयर इज़ अ सेइंग कि अगर आप एम करो स्टार्स तक तो मून तक तो पहुँच ही जाओगे। तो यू शुड ऑलवेज एम हायर, तो ऑटोमेटिकली यू वुड बी एबल टू रीच एटलीस्ट टू द मून्स। मतलब आप प्लानिंग अगर अच्छी करोगे तो कहीं ना कहीं पे आपके एफर्ट्स भी उस डायरेक्शन में जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग विच इज़ गोल ओरिएंटेड, कि आपको आपकी लाइफ में कौन कौन से गोल सेट करना है। आप शादी करोगे तो एक गोल ये हो गया, फिर आपका बच्चा आएगा तो उसको एजुकेशन देनी है, वो गोल हो गया। फिर आपको कंटिजेंसी प्लानिंग भी रखनी पड़ेगी कि कल को इकोनॉमिक डिप्रेशन हो जाए या कहीं ऐसी चीज़ हो जाए तो क्या करने का है। तो ये सब फाइनेंशियल प्लानिंग करना आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। बिगर फाइनेंशियल प्लानिंग के इन दिस डिफिकल्ट वर्ल्ड नाउ यू कैन नॉट सस्टेन। बहुत सही बात है सौरभ भाई, आपका फिनेंशियल गोल के साथ हमारे जो करंट एसेट्स है उसको कंपेयर करके आगे जो हमारे गोल्स है उसको अचीव करने के लिए आज ही प्लानिंग करेंगे तो हम शायद वहाँ पे एड्रेस कर पाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आपकी CAG जर्नी जो है उसमें आपके पास क्या इंपॉर्टेंट लेसन्स है फिनांस के बारे में?
देखिए, सीए जर्नी में मैंने जो सबसे ज़्यादा चीज़ सीखी है वो ये सीखी है कि अगर आप में कैपेबिलिटी है और अगर आपके मतलब आपका एनवायरनमेंट या आपकी फैमिली सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पे अगर आप अपने आप को थोड़ा टाइम दे सकते हो, तो मेरा एक सब लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप में कैपेबिलिटी है, आप में अगर एंटरप्रेन्योरियल थोड़ी सी भी लालसा है, तो फर्स्ट यू शुड ट्राई योर एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स इन योर लाइफ, बिकॉज एंटरप्रेन्योर की जर्नी कभी भी फेल नहीं होती। वो अपने आप ही उसको ट्रायल एंड एरर करते करते वो सही डायरेक्शन पे पहुंच जाता है और वो सक्सेसफुल होता ही होता है। इंस्टेड ऑफ दैट हम अगर अपनी स्किल्स को दूसरे के लिए काम करते हैं तो दूसरा आपकी स्किल से कमा रहा है। अगर वो आपको 25 लाख रुपए साल का दे रहा है या 50 लाख रुपए साल का दे रहा है, आपको अच्छा लगेगा कि इतना मेरी फिक्स्ड इनकम आ रही है, बट आप सोचो कि आप उसको कितना कमा के दे रहे हो। वही इनकम अगर वही स्ट्रेटेजी वही स्किल्स अगर आप खुद के लिए यूज़ करते हो तो आप यूनिकॉर्न भी बन सकते हो, आप मल्टी बिलियनर भी बन सकते हो। तो यू शुड ट्राई योर स्किल्स फर्स्ट फॉर योर सेल्फ इफ़ द फैमिली सिचुएशन परमिट्स यू, rather than getting into the trap of getting a big package in your hand. I have seen many of my friends, many of the people who got into good companies and MNCs, but ultimately they are far off now when the later stage of your life will come. Entrepreneur journey may be slow to start, but once it picks up like anything. और जो जॉब जर्नी है, या अपने कहना चाहिए कि जो आप फिक्स्ड इनकम वाले उसमें चले जाते हो, जहाँ पे आप एश्योर्ड इनकम में चले जाते हो, तो कहीं ना कहीं पे आपकी एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी भी और रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी खत्म होती चली जाती है, जो केवल पॉसिबल है इन द अर्ली ईयर्स ऑफ योर लाइफ, क्योंकि लेटर ऑन तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। तो मैंने कभी भी किसी नौकरी वाले को एंटरप्रेन्योर में आते हुए नहीं देखा। एंटरप्रेन्योर फिर भी शायद आगे जा करके नौकरी में जा सकता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि वो एक दफ़े अगर नौकरी के उसमें चढ़ गया तो वो कभी भी एंटरप्रेन्योरियल रिस्क लेने की पॉसिबिलिटी में नहीं आएगा। बहुत आपका इंस्पिरेशन वाला बात है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप में आने में लोगों को फेलियर का एक डर होता है, और हमारे यहाँ पे इंडियन में कल्चर है कि फेलियर को अच्छी तरह से नहीं लेते। मैंने तो सिलिकॉन वैली का एग्जांपल हर बार देता हूँ कि वहाँ तो शाम को फेलियर का पार्टी होता है, क्योंकि फेलियर जो लाइफ में है वो फुल स्टॉप नहीं है, कॉमा है। मतलब वहाँ से आगे हमें बढ़ना है और नई हमारी स्टोरी बनानी है। आज लाइफ के अंदर गुजराती लोगों और मारवाड़ी लोगों को बिज़नेस सिखाने की ज़रूरत नहीं है, उनके ब्लड में बिज़नेस होता है और फिनांस होता है। इसीलिए तो हमारे कम्युनिटी के अंदर, चार्टर्ड अकाउंटेंट कम्युनिटी के अंदर हमें मेजॉरिटी गुजराती और मारवाड़ी लोग मिलते हैं। आज आपने जो टाइम स्पेयर किया और उसमें जो फिनेंशियल इंटेलिजेंस बच्चों तक आपने शेयर किया, बहुत अच्छा लगा। और ये चीज़ शायद बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल रहेगी, और शायद कभी कभी मैं ऐसा सोचता हूँ कि छोटे छोटे लाइंस जो होती है वो लोगों की लाइफ को चेंज कर देती है। तो शायद वही ऑब्जेक्टिव के साथ हमने आज का पॉडकास्ट किया है, और आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये पॉडकास्ट। और मैं सौरभ भाई आपका बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू।